मुझे ऐसी कोई गोली दो जिससे मैं उठूं नहीं, मेरी अर्थी उठ जाए। ऐसा मत कहिए, हम सब आपकी देखभाल करेंगे। तुम सब पे बोझ हूं मैं। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, मैं कभी ठीक नहीं होने वाली, पर मैं मर क्यों नहीं रही। सही कह रही हैं आप, बहुत बड़ा बोझ हो आप हम पर। आपको जिंदा रखने में हम मर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। ये दर्द कैसे दूर करूं, तुम्हारा और मेरा। जब किसी मरीज की जिंदगी महज जिंदा रहने की कश्मकश बन जाती है, तब उस जंग में सबसे ज्यादा घाव उस मरीज के करीबी लोगों को होते हैं। शारीरिक घाव, मानसिक घाव, आर्थिक घाव। ये जंग दरअसल खर्च करने की क्षमता और जिम्मेदारी के एहसास के बीच होकर रह जाती है। इंसान ऐसे हालात के बारे में जितना भी सतर्क रहे, तैयार रहे, पर एक वक्त आता है जब उस बीमारी का बोझ, वो भार हदें पार कर जाता है। और फिर आती है फैसले की घड़ी। लड़खड़ाते रेंगते आगे बढ़ें या फिर घुटने टेक दें इस बोझ के सामने। शर्मा जी, मुझे कल परसों नहीं, आज के आज ही डिटेल्स चाहिए। आपको राशन का स्टॉक 3 दिन पहले इशू हुआ है ना? तो फिर अभी आधे घंटे में भिजवाइए। इस परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी के पर्दे पर सब ठीक नजर आ रहा था, लेकिन इस परिवार के सदस्यों के अंदर चल रही बेचैनी, खलबली किसी को नजर नहीं आ रही थी। और ये बेचैनी जब आपे के बाहर जाती है, तब सारे पर्दों पर तेजाब साफ छलकने लगता है। कांबले परिवार के घर का दरवाजा खुला तो था, पर फिर पूरे दिन भर किसी की नजर में नहीं आया। हमेशा की तरह उस दिन भी दोपहर को संजय कांबले ने अपने बेटे विक्की कांबले को स्कूल से पिकअप किया। पर शाम ने एक मनहूस भयंकर नजारा पेश किया। एक साधारण परिवार पर एक असाधारण आंधी टूट पड़ी। बाबा, आई घर आ गई है? हाँ शायद। क्या कह रही है तू? क्या हुआ कविता? क्या हुआ?
कुछ नहीं आई। झूठ मत बोल, तुझे मेरी कसम। बोला ना, कुछ नहीं हुआ, मैं आती हूँ। रेशन कार्ड डिपार्टमेंट में ग्रेड 2 अफसर है, मतलब थी। वरुण के पति बैंक में जॉब करता है, क्लर्क है। ज्योति की तरह अफसर नहीं। कोई बच्चा वगैरह? एक बच्चा है, विक्की, अभी मेरे घर में बैठा है। मैं तो ऑफिस से लौटा ही था जब संजय दौड़ा आया और बोला ऐसा ऐसा हुआ है। सर, गला काटा हुआ है, छोरा फॉरेंसिक के पास भेज दिया। पति अभी बात करने की हालत में है तो नहीं सर, लेकिन बात तो करनी पड़ी। बच्चे की क्या हालत है? शॉक में है सर। मेरी मिसेस ने ज्योति की बड़ी बहन को इन्फॉर्म किया है, कविता नाम है उसका, यही संध्या चौक सदाशिवपेट में रहती हो। पंकज, पति को पुलिस स्टेशन बुलाओ, जितनी जल्दी उससे बात होगी केस के लिए उतना अच्छा। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ बताया उन लोगों ने? नहीं, उसकी पड़ोसन अर्चना का फोन आया था। संजय से तो बात ही नहीं हो पा रही है। आई ये झेल नहीं पाएगी। मैंने ज्योति को दिन में कई बार फोन मिलाया, घंटी जा रही थी, उसने फोन उठाया नहीं। मुझे लगा उसने साइलेंट पे डाला हुआ है। विक्की को लेकर घर पहुंचा, देखा तो दरवाजा खुला था। अजीब लगा। अजीब क्यों? 6 साढ़े 6 के पहले ज्योति घर नहीं पहुंच पाती थी। हर रोज उसे ऑफिस में ओवर टाइम लग ही जाता था। फिर क्या सर, घर के अंदर पहुंचा, देखा तो ज्योति। संजय जी, हमें आपकी पत्नी ज्योति के हाथ में एक छुरा मिला। अब या तो ये हो सकता है कि कोई बाहर से आया और उसने छुरे से उनका गला काट दिया, या फिर शायद उन्होंने उस छुरे से खुद का गला काट कर सुसाइड किया। सर, मुझे विक्की के पास जाना है। नन्ही सी जान, अकेला होगा सर। विक्की, थोड़ा सा खाना खा ले बेटा। अच्छा, तू खुद खाएगा या मैं खिलाऊं? दोने वाले खा ले विक्की। मेरे बाबा कहाँ हैं? आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो गुड बॉय है ना, ले थोड़ा सा खा ले। आपकी ज्योति जी से फोन पर आखिरी बार बात कब हुई थी? आज दिन भर नहीं हुई। और आखिरी बार मिले कब थे? आज सुबह। मैं विक्की को स्कूल छोड़कर वापस घर आया, तैयार होकर बैंक चला गया। तब ज्योति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। ज्योति, मैं निकतो, शाम को मिलते हैं। ठीक है। हर रोज ऐसे ही होता था। पहले मैं निकलता था, फिर वो। संजय जी, क्या आज शाम को आपके घर पे कोई आने वाला था ज्योति जी से मिलने? मुझे नहीं पता। मैंने उसे कई बार फोन मिलाया था, पर वो फोन उठा ही नहीं रही थी। मुझे लगा उसने फोन साइलेंट पे डाला हुआ है। ज्योति का फोन घर में ही मिला हमें, कई सारे मिस्ड कॉल थे उसमें। छुरा उसी के हाथ में था, दाहिने हाथ में। क्या ज्योति किसी बात को लेकर परेशान थी या डिप्रेस थी? इतनी डिप्रेस के वो खुद की जान ले सके? पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसकी जिंदगी को उजागर करने जा रही थी। एक ऐसी जिंदगी जो दूसरे करीबी लोगों के साथ दर्द के दलदल में धंसती गई थी। अतीत और वर्तमान के वो सारे दुख भरे मोड़ सामने आने वाले थे जो कहीं ना कहीं इस हादसे के लिए जिम्मेदार थे। संजय भाऊ, विक्की और आपके लिए ये पोहा लेके आई हूँ,
दोपहर का खाना भी ले आऊंगी। दोपहर के खाने के लिए तकलीफ मत लो, हम लोग मैनेज कर लेंगे। विकी, विकी बेटा उठ जाओ। स्कूल जाओगे ना आज? बाबा, आई को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, बस तुम इतना समझ जाओ कि अब लौट के नहीं आएगी वो। आई से कब तक छुपाओगे? कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा। उन्हें भनक लग गई है, कल से 3 बार पूछ चुकी है। मैं और ज्योति दोनों एक ही नाव पे सवार थे ना, फिर उसने ऐसा क्यों किया? देखिए, हमने सारे ब्लड टेस्ट किए हैं, बोन मैरो की मैप से भी किए। आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू दैट आपकी माँ का अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का रीअकरेंस हुआ है, मतलब ब्लड कैंसर, जिसको हमने पहले भी ट्रीट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली दोबारा लौट आया है। मतलब जो हमने इलाज किया था, कीमोथेरेपी, वो हमें अब दोबारा करना होगा? जी, वो सब दोबारा करना पड़ेगा, प्लस कुछ नए ट्रीटमेंट्स भी आए हैं। आई ठीक हो जाएगी? देखिए, रीअकरेंस है, उम्र भी है, इम्यूनिटी मतलब प्रतिकार शक्ति पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, इसलिए आप सबको दिल मजबूत करके ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना होगा, ये समझते हुए कि कुछ भी हो सकता है, शायद वो ना भी बचे। किरण, मुकेश, तुम दोनों अकेले नहीं हो, मैं और ज्योति है ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल। आई का कैंसर वापस आ गया है ना, तो हम लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे, उस कैंसर का इलाज कराएंगे वापस से। ज्योति ताई, तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर का तो काम है कहना, लेकिन हमें ये सोचकर चलना है कि आई बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। मुकेश, परसों से कीमोथेरेपी है, तुम शुरू करो उसको, उसके बाद मैं और ज्योति बारी बारी आते रहेंगे। और पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। कैसे ना करे ताई, वो कीमोथेरेपी, हर हफ्ते नए नए टेस्ट, इतने सारे इंजेक्शन, अभी तक पिछली बार का कर्जा भी नहीं उतरा है। किरण, आई के प्यार के कर्ज के सामने कर्ज कुछ भी नहीं है। अब मुश्किल वक्त सर पे आ गया है ना, तो हम सब मिलके लड़ेंगे। कविता, अब से सारा भार हम पर है, हमें पूरी ताकत से लड़ना होगा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी तक नहीं आई है, पर फॉरेंसिक ने एक रिपोर्ट भेजी है जिससे पता चलता है कि छुरे के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो ज्योति के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। छुरा उसके हाथ में था तो उसके फिंगरप्रिंट्स तो मैच होने ही थे। राइट सर। मुझे लगता है कि पहले किसी ने छुरे से ज्योति का गला काटा, फिर वही छुरा उसके हाथ में थमा दिया। सर, आप सुसाइड एंगल को रूल आउट कर रहे हैं? नहीं, रूल आउट नहीं कर रहा। जब तक हम ज्योति के बारे में सब कुछ नहीं जान लेते, इस केस में कुछ भी रूल आउट करना मुश्किल है। सर, अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी, ग्रेड 2 ऑफिसर, राशन डिपार्टमेंट में, लेकिन पति कम कमाता था, लोअर पोजीशन पे था, बैंक में क्लर्क था। मतलब आप कहना चाहते हैं सर, कोई घरेलू ईगो प्रॉब्लम हुई होगी, पर इतने के लिए मर्डर या सुसाइड? घरेलू झगड़े सीरियस हो सकते हैं, भयंकर हो सकते हैं, लेकिन होते हैं घरों के अंदर, दुनिया से दूर, घर की 4 दीवारी से घिरे हुए। राइट सर। और दीवारों पर दरारें दुनिया कभी नहीं देख पाती। और जुर्म भी तभी होता है जब उन दरारों को घर वाले खुद भी नहीं देख पाते, जो उनके दिलों पर पड़ने लगती हैं, और उस सीलन को महसूस नहीं कर पाते जो उनके जहन में आने लगती है। जी नहीं सर, कल ज्योति कामले ड्यूटी पर रिपोर्ट हुई ही नहीं। दरअसल उनके 2-3 दौरे फिक्स हुए थे जरूरी, राशन की दुकान पर।
ज्योति ने कहा था किसी से कि वो ऑफ लेने वाली है। नहीं सर, दफ्तर में किसी को पता ही नहीं था कि वो नहीं आने वाली। मैंने तो 3-3 दफा उसे फोन भी किए मगर उसने उठाए नहीं। बच्चे का जरा भी सोचा नहीं उसने। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा है। अरे किसी से कुछ तो बोला होगा रे। लोग आत्महत्या किसी कारण से करते हैं ना। उसकी बहन से बात की तूने? किसी को कुछ नहीं पता बाबा, किसी को कुछ नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसी दिखने वाली अनबन तो नहीं थी दोनों के बीच। लेकिन एक टेंशन जरूर थी सर। कैसे टेंशन? बोलिए ना, क्या टेंशन थी? मानता हूँ साहब, जमाना बदल गया है, औरतें भी काम पर जाती है वगैरह, लेकिन जब आदमी घर का सारा काम करे जो ज्यादातर औरतें करती है तब अजीब सा तो लग ही जाता है। जैसे कि? सर उनका बेटा विकी। सर ये संजय सिर्फ उसका बाप ही नहीं, उसकी माँ भी है। एकदम छोटा था तब से, नहलाना, खिलाना, सुलाना, स्कूल आना जाना, घर का खाना बनाना, सब ये अकेला करता था। सर दोपहर में स्कूल से छूटने के बाद ये संजय से अपने साथ लेके ऑफिस चला जाता था। फिर दोनों शाम को साथ में ही लौटते थे। ऐसा क्यों था? मेरा मतलब है ज्योति अपने घर के कामों में हाथ क्यों नहीं बटा रही थी? सब उसके हाथ खाली कब थे। एक तरफ उसका काम और दूसरी तरफ उसकी बीमार आई। जानवी, ए जानवी। क्या हुआ जी? जानवी, मुझे ना तेरी ज्योति मौसी से बात करनी है बेटा। अपने मोबाइल पर उसका नंबर लगा कर तू दे। आजी वो ज्योति मौसी तो इस वक्त ऑफिस में होंगी ना, शाम को लौटने दे फिर बात करवाती हूँ। अरे जानवी, तेरी आई भी ऐसे ही बोल रही है। सुन, कुछ हुआ तो नहीं ना उसे? तुम लोग क्या छुपा रहे हो मुझसे? आजी कुछ छुपा वुपा नहीं रहे। अच्छा आजी मुझे ना अपना होमवर्क खत्म करना है। साहब एक बात और है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं। बताइए, क्या बात है? साहब अगर ये सुसाइड है तो ये उस परिवार का पहला सुसाइड तो नहीं है। मतलब किसी और ने भी पहले सुसाइड किया है? सर ये टोटल 4 भाई बहन थे। बड़ी कविता, फिर ये ज्योति, उसके बाद भाई मुकेश और सबसे छोटी बहन किरण। भाई मुकेश ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। सिर्फ 28 साल का था। किरण का फोन था ज्योति। उसने बताया मुकेश ने कोई चिट्ठी छोड़ी है हमारे लिए। ताई उसने कभी आपसे कुछ बात की थी क्या? एक शब्द भी नहीं, सब अंदर ही अंदर रखता गया और अब खुद चला गया। ज्योति ताई, किरण, आप सभी मुझे माफ कर दो। आई के इलाज के लिए लिया गया लोन मैं वापस नहीं कर पा रहा हूँ। लेनदारों का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, नौकरी शुरू की, सारे हाथ पैर मारे, फिर भी ये जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पाया। शायद मैं कमज़ोर हूँ और ये कदम उठा रहा हूँ, अपनी जान ले रहा हूँ। किसी को भी मेरी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। फिर से एक बार सबको सॉरी। मुकेश। आई के ऊपर इतना खर्च हो रहा है, इतना खर्च हो रहा है। मुकेश दादा कर करा के करते भी तो क्या करते? करते भी तो क्या मतलब? हमें बताता, एटलीस्ट तुम तो शेयर कर सकती थी। आई की जिम्मेदारी हम सबकी है, कैसे भी करके कुछ इंतजाम करते। जान देखे भी क्या किया? कुछ नहीं। ज्योति ताई, कविता ताई, तुम दोनों तो अपनी जिंदगियों में लगी रही। आई का तो मुझे और दादा को ही करना पड़ता था ना। ये तो गलत बात कह रही है। मैं और ज्योति हमेशा हर चीज में सामने आकर खड़े हुए हैं। अब क्या?
दादा तो चले गए, आई का कौन करेगा? हाँ, अच्छा, ये ज्योति की आई अब किसके साथ रहती है? ज्योति की बड़ी बहन कविता के साथ। और ये छोटी किरण, वो कहाँ है? बताइए ना, कहाँ है? कुछ हुआ है क्या उसे? साहब, किसी को मालूम नहीं है कि वो कहाँ चली गई। क्या मतलब? वो एकदम से गायब हो गई थी। हमने सुना किसी के साथ भाग गई 1 साल पहले। उसके बाद उनकी आई ज्योति के साथ रहने, और उसके बाद वो कविता के साथ रहने चली गई। तभी हमने ये मुकेश और किरण के बारे में सब सुना। और ये संजय तो मतलब सर, ये तो बेस्ट पापा का खिताब ले सकता है। और पड़ोसियों के मुताबिक बेस्ट मम्मी का भी। राइट सर, सब लोग काफ़ी तारीफ करते हैं इसकी। जिस दिन घर में हादसा हुआ उस दिन घर में खाना बना ही नहीं। देखने से तो ऐसे ही लग रहा था सर। पड़ोसियों के मुताबिक खाना बनाने की ड्यूटी संजय की हुआ करती थी। और सुना है सर, खाने के साथ साथ घर की बाकी सारी ड्यूटीज भी वही करता था। पंकज, एक बात समझ में नहीं आई, कोई सुसाइड करने से पहले इतनी प्रिकॉशन कैसे लेगा? मतलब घर का दरवाज़ा खुला रखा जाता है ताकि ये लगे कि वो काम पर जाने वाली थी। इतनी तैयारी सुसाइड करने से पहले, और फिर छुरा लेके खुद की गर्दन काट ली जाती। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ के इलाज का बोझ जिसकी वजह से ज्योति के भाई मुकेश ने सुसाइड किया, सेम वही बोझ ज्योति पर भी भारी पड़ गया? हम ज्योति को जानते नहीं थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस दर्दनाक सच को सामने लाई थी कि ज्योति और उसके भाई बहन काफी मुश्किलों से गुजरे थे। इस कठिन हालात से मुक्ति पाने के लिए इस परिवार में एक आत्महत्या हो चुकी थी। क्या ज्योति ने भी परिवार की सुसाइड हिस्ट्री को आगे बढ़ाया था? हम लोगों के हालात आसान नहीं हैं, लेकिन हमने कभी अपनी माँ को बोझ नहीं समझा सर। आपकी निजी जिंदगी में दखल देने का हमारा कोई इरादा नहीं। फिर आप ये बोझ वाली बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने एक मौत का केस है, एक ऐसी मौत जो कुदरती नहीं है। और फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके भाई ने सुसाइड किया और सुसाइड करने से पहले उसने खत में साफ साफ लिखा कि आपकी माँ का इलाज उसके लिए बोझ बन गया था। लेकिन मेरे और ज्योति के लिए तो ऐसा नहीं था। क्या ज्योति ने आपसे कभी भी कुछ नहीं कहा? कभी भी नहीं। शायद वो अंदर ही अंदर इतना घुट रही थी जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। वो ऐसा कदम क्यों उठाएगी सर? ज्योति का एक अच्छा जॉब था, वो अपना सैलरी का एक हिस्सा आई के इलाज के लिए दे रही थी, मैं भी पैसा डाल रही थी और आई का इलाज ठीक ठाक चल रहा है। फिर अचानक वो ये क्यों करेगी? आपकी छोटी बहन किरण, वो घर से क्यों भागी? इस वक्त कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, ज्योति को भी नहीं पता था। आई कह रही है कि किरण पिछले 3 दिन से घर नहीं लौटी है। ताई 2 दिन से मैं भी उसको फोन कर रही हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। मैंने सारे पड़ोसियों से पूछा, उसकी पुरानी सहेलियों को भी फोन किया है, किसी को नहीं पता है कहाँ चली गई है वो। समझ नहीं आ रहा है किरण को हो क्या गया है। आई को इस हालत में अकेले छोड़ के चली गई और कहाँ गई है पता नहीं। अब क्या करें? आई अब जानती हो ना, मैं पूरा दिन ऑफिस में रहती हूँ। ऐसे में आई अगर मेरे साथ में रहेगी तो दिन के वक्त उसकी देखभाल नहीं हो पाएगी। तुम तो घर में रहती हो और जानती भी है ना, अगर कोई भी इमरजेंसी होगी तो कम से कम तुम संभाल तो लोगी। अब मैं कहीं भाग नहीं रही, यही हूँ। मैं जानती हूँ ज्योति, बस अब आपको और मुझे ही आई की देखभाल करनी है। मैं तो तैयार हूँ रखने के लिए आई को, एक बार अजीत से बात करनी होगी। हाँ तो ठीक है ना, आप बात कर लीजिए और जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो तो मैं देती ही रहूंगी आपको। संजय तुझसे नाराज है क्या? संजय नाराज क्यों होने लगा था? कविता जी, कुछ इमरजेंसी है, मैं अभी आ रहा हूं। देखिए, आज मैं तुझे घर छोड़ दूँ, तेरे दादा दादी भी घर पर ही हैं और दादी ने खाना भी बनाया होगा। ठीक है बाबा, पर अब जल्दी आएंगे। हाँ, आ जाऊंगा। लेकिन एक पल के लिए उस रिपोर्ट को साइड पर रखते हैं। इनके हस्बैंड और बेटा खुद ही मैनेज कर रहे थे, इसलिए अगर आप मर्डर सजेस्ट कर रहे हैं तो सीरियसली इस वक्त हमारे पास कोई सस्पेक्ट नहीं। सुसाइड करने के लिए लोग अक्सर नए नए तरीके ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, एक छुरा हाथ में लेकर
अपना गला इतना डीप काटने के लिए काफी हिम्मत और ताकत चाहिए। डॉक्टर, आप मर्डर किस बेसिस पे कह रहे हैं? लाश मिलने के कम से कम 8 घंटे पहले इनकी मौत हुई थी। जी, तकरीबन सुबह 9-10 बजे। उसके तकरीबन आधे घंटे बाद मतलब 9:30 बजे ज्योति काम पर निकलती थी। इसका मतलब यह है कि इससे पहले कि ज्योति काम पर जाती, वो इनके घर में दाखिल हुआ और उसने छुरी से ज्योति का गला काट दिया। मतलब सुसाइड का कोई चांस ही नहीं है। ऐसे सुसाइड करना बहुत ही रेयर केसेस में पॉसिबल है और इस केस में कट काफी डीप है। मर्डर। क्या इस परिवार का बोझ वो नहीं था जो जाहिर तौर पर नजर आ रहा था? क्या ज्योति कांबले की मौत का कारण वो था ही नहीं जो जाहिर तौर पर माना जा रहा था? ज्योति की मौत में जितनी आत्महत्या की संभावना थी, उतनी ही कत्ल की भी संभावना थी। एक छोटे से घर की 4 दीवारों में कैद एक छोटे से परिवार की घुटन शायद नजरअंदाज हुई थी। इस घुटन से पैदा होने वाला तनाव नजरों से चूक गया, जो दुखद हालात को और खस्ता बनाता चला गया। कविता जी, आपके चुप रहने से सच्चाई छुपने वाली नहीं है। प्लीज बोलिए, संजय ज्योति पर किस बात से नाराज था? हेलो, संजय कांबले, दिशानगर पुलिस स्टेशन से पीआई रंजीत देशमुख बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपकी पत्नी का पोस्टमार्टम हो गया है, बॉडी हैंड ओवर करनी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे कि 14 अक्टूबर की सुबह जिस दिन आपकी पत्नी ज्योति ने छुरे से गला काटकर खुदकुशी की, उस दिन आपने किचन में खाना नहीं बनाया। वो इसलिए सर क्योंकि मेरा बेटा विकी कई दिनों से चाइनीज़ खाने की जिद कर रहा था, इसलिए उस दिन बाहर चाइनीज़ खाने का प्लान था। बेटे को चाइनीज खिलाने का प्रोग्राम 14 की सुबह को बना या उससे पहले? जिद तो वो कई दिनों से कर रहा था सर। 14 अक्टूबर को उसने मुझे सुबह बोला, फिर जब हम लोग स्कूल जा रहे थे तभी उसने मुझे याद दिलाया, तभी मैंने उससे कहा कि ठीक है आज अपन चाइनीज़ खाते हैं। काफ़ी ख्याल रखते हैं आप अपने बेटे का। हमने सुना है कि आप अपने बेटे के लिए सिर्फ बाप ही नहीं बल्कि माँ भी हैं। शायद आपकी पत्नी ज्योति उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। वो नहीं कर पाती थी सर, इसलिए मैं करता था। काफ़ी कुछ करते हैं आप। अपने बेटे को सुबह उठाना, नहलाना, तैयार करना, फिर उसका नाश्ता तैयार करना, फिर उसे स्कूल छोड़कर आना, दोपहर का खाना बनाना और लंच आवर्स में अपने बच्चे को स्कूल से ऑफिस लेकर आना। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। ज्योति को ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, वो ये सब नहीं कर पाती। ये आपके मैनेजर ने बताया हमें। उन्होंने भी आपको काफ़ी कोऑपरेट किया। स्कूल से आने के बाद आपका बच्चा आपके साथ ऑफिस में ही रहता था। ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद आप दोनों बाप बेटा घर पर आते और घर पे आने के बाद रात का खाना भी आप ही बनाते थे। आपके पेरेंट्स नासिक में रहते हैं ना? हाँ। वो आपके घर ज़्यादा नहीं आते हैं ना? नहीं। अपने पोते विक्की से मिलने भी नहीं? मैं उसे वहाँ लेके जाता हूँ। लेकिन वो यहाँ क्यों नहीं आते थे? क्योंकि उन्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता या आपकी पत्नी ज्योति उन्हें अच्छी नहीं लगती थी? अब बस करो, अपना जुर्म कबूल कर लो। 14 अक्टूबर की सुबह तुम ऑफिस थोड़ा लेट पहुंचे थे। और ऑफिस से घर पहुंचने के बाद जब तुमने घर का दरवाजा खोला देखा तो तुम चौंके नहीं। क्यों? क्योंकि वो दरवाजा अपनी पत्नी ज्योति का कत्ल करने के बाद तुमने खुद खुला छोड़ा और वो छुरा तुमने ज्योति के हाथ में इसलिए दिया ताकि वो एक सुसाइड लगे, कत्ल नहीं। अब असल में क्या हुआ ये तुम हमें बताओगे। तुमने हमें कहा कि तुम्हारी पत्नी ज्योति उस दिन सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ? तुम दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई? उसने तुमसे कोई ऐसी बात कही जिससे सुनकर तुम्हें गुस्सा आया? इतना गुस्सा आया कि तुमने छुरा उठाया और उसका गला काट दिया? हो सकता है तुमने जो किया होशो हवास में नहीं किया, पागलपन में किया, लेकिन किया तो है ना संजय? संजय, अगर सच बोलोगे तो तुम्हारे मन से झूठ का बोझ उतरेगा और हो सकता है हम भी तुम्हारे साथ कुछ नरमी से पेश हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम एक पेशेवर मुजरिम नहीं हो, पेशेवर कातिल नहीं हो, एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे बाप हो। उस वक्त तुम्हारे और ज्योति के बीच में क्या हुआ था? क्या बात हुई थी? क्या उस बात का ताल्लुक किरण से था? किरण,
तुम्हारी पत्नी ज्योति की छोटी बहन जो सारे पैसे लेकर फरार हो गई थी। फ्लैट खरीदने के बारे में क्या सोचा है? सोचने से क्या होगा, तुम्हारी आधी तनख्वाह तुम्हारी आई की देखभाल में चली जाती है और मेरी पूरी तनख्वाह अपना घर चलाने में। ऐसे ही घर चलाते रहोगे ना तो ये घर हाथ से निकल जाएगा। सरकारी क्वार्टर है, अपना घर तो है नहीं। रिटायरमेंट पे भी तो मकान खाली करना पड़ेगा, तब भी सोचोगे? सोचना तुम्हें चाहिए था ज्योति, जब तुम्हारी बहन किरण पैसे लेकर भाग गई। वो पैसे, वो घर भले ही छोटा था लेकिन अपना था। मैंने एक एक पैसा जोड़कर उसे बनाया था। हर 2-4 दिन में किरण वाली बात करने से पैसा वापस आएगा? संजय, आप फिर दोबारा से नहीं सोच सकते? हम गरीबी से थोड़ा ऊपर और अमीरी से मीलों नीचे हैं। हाँ, तो कोशिश तो कर सकता है। इंसान खुद का घर बनाने की कोशिश जिंदगी में एक बार करता है। जब वो कामयाब होता है तब वो दूसरे घर के बारे में सोचता है, लेकिन जब उसका पहला घर छीन जाए ना तो वो इंसान अंदर से टूट जाता है, मर जाता है। वो मेरे साथ भी वही हुआ। संजय ज्योति पर किस बात से नाराज था? संजय का एक छोटा सा फ्लैट था चिंचवड़ में। ज्योति ने उसे वो फ्लैट बेचने पर मजबूर किया था। मजबूरी क्या थी? हमारी आई, ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट महंगा था, मुकेश जा चुका था और पैसे थे नहीं। तो सारे पैसे इलाज में लग गए? एक भी नहीं मिला। ज्योति ने किरण को चेक दिया था कैश कराने के लिए। किरण ने कैश कराया और वो पैसा लेकर भाग गई। ज्योति हमेशा अपनी आई की देखभाल में लगी रहती। मुझे एतराज सिर्फ इस बात से था कि वो विकी को आई का सुख नहीं दे पा रही थी। किरण पैसा लेके भाग गई, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? मेरी आई को कैंसर हुआ, उसके ऊपर इतना पैसा खर्च हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है क्या? संजय, मैं देखभाल नहीं करूंगी आई की तो फिर कौन करेगा? मेरी आई नहीं है, मेरे बाबा नहीं है, उन्हें देखभाल की जरूरत नहीं है। तुम तो उन्हें यहाँ पर आने भी नहीं देती। मेरे आई बाबा तो दूर की बात, आजकल मैं और विक्की भी तुम्हारे बगैर रह लेते हैं। इंसान हूं मैं, सुबह से जाके रात को लौट के आती हूँ और क्या क्या करूं? कुछ मत करो। वैसे भी आजकल विक्की तुम्हारे बारे में पूछता ही नहीं है और मैं उसी ज्योति के बारे में सोचकर दिल बहला लेता हूँ जिसके साथ कभी मेरा पति पत्नी का रिश्ता था। तुम लगी रहो, अपना ही सोचो। अपना ही सोचो मतलब? मैं सुबह से लेके रात तक ऑफिस में रहती हूँ अपने लिए, और आई बाबा की बात बीच में कैसे आ गई? तुम्हारी आई और मेरी आई की हालत में फर्क नहीं लगता तुम्हें? तुम्हारी आई बाबा के पास में मकान है, भाई तुम्हारा पैसे भेजता है उन्हें। मेरी आई के पास में क्या है? कुछ नहीं। हालत देखिए उनकी। मैं देखभाल नहीं करूंगी तो कैसे जिएंगी वो? मैंने देखभाल करने से मना कभी नहीं किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सारा का सारा बोझ मुझ पर ही क्यों लादा जा रहा है? मेरी आई को बोझ कहा तुमने? मैंने तुम्हारी आई की बीमारी को बोझ कहा। मेरी आई की बीमारी बोझ नहीं है, बोझ है तुम्हारी हैसियत। क्या? हम किसके क्वार्टर में रहते हैं? मेरे। हम दोनों में से कौन ज्यादा पैसे कमा रहा है? मैं कमाती हूँ। तुम्हारी पिद्दी सी नौकरी बोझ है मुझ पे। मैंने कभी जताया तुम्हें? तुम मुझे बोझ कहने की हिम्मत तक नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, एक माँ होने की जिम्मेदारी, एक गृहिणी होने की जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ। अब तक मेरी आई बोझ थी, अब मैं बोझ बन गई। बड़े मर्द बनते हो ना तुम तो। इतने ही मर्द हो ना तो पैसा कमाओ, अच्छी नौकरी करो, मुझे पालो, मेरी आई को पालो, मेरे बच्चे को पालो। जब शादी करने आए थे ना, 2 कौड़ी नहीं थी जेब में, पिद्दी सी क्लर्क की नौकरी करते थे। मेरे क्वार्टर में रहते हो, मेरी कमाई पे जी रहे हो और मुझे सिखाते हो। एक किरण वाली बात को लेके छाती पीटते रहना जिंदगी भर। पर सच्चाई ये है संजय कि मेरी आई की बीमारी बोझ नहीं है, बोझ तुम हो। तुम्हारी पिद्दी सी नौकरी बोझ है, जरा सी कमाई बोझ है, ये शादी बोझ बन चुकी है मेरे लिए। क्या बोलूं मैं लोगों को? तुम्हें पति कहूं अपना? मैं सब्जी काट रहा था, वो बोल रही थी, बोले जा रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैंने कब छुरा उठा और बस हो गया। कत्ल हो गया। संजय, मर्डर हुआ जो तुमने किया, और बाद में तुमने उस मर्डर को सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश की।
मैंने दरवाज़ा इसलिए खोला छोड़ा कि कोई देखेगा और बैंक में मुझे फ़ोन करके बताएगा, लेकिन किसी ने ऐसे नहीं किया। किसी ने तुम्हें फ़ोन नहीं किया, लेकिन तुमने अपनी पत्नी ज्योति के फ़ोन पर फ़ोन ज़रूर किया, वो भी 2 बार, ये जानते हुए भी कि वो गुजर चुकी है, मर चुकी है, फ़ोन नहीं उठा सकती, लेकिन फिर भी किया, ये दिखाने के लिए कि तुमने उस तक पहुंचने की कोशिश की थी। अगर तुमने जो भी किया वो सब गुस्से में किया था, तो छुरा चलाने के बाद अगर तुमने पुलिस को फ़ोन किया होता, खुद आकर अपना जुर्म कबूल किया होता, तो शायद तुम्हें देखने का नज़रिया हमारा कुछ और होता। मानता हूं तुम पर हालात का बोझ भारी था, तुम पर, तुम्हारी पत्नी ज्योति पर, तुम सब पर। अब तुम सालों साल जेल की सलाखों के पीछे रहोगे, अपने बेटे विक्की से दूर। अब उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं होगी, लेकिन एक बोझ जिंदगी भर तुम्हारे मन पर रहेगा कि तुमने अपने इकलौते बेटे विक्की से ना सिर्फ उसकी मां को छीन लिया, बल्कि मां जैसे बाप को। क्या करे वो लोग? आपकी संजय से बात हुई क्या? वो लोग संजय को छोड़ देंगे? नहीं। हम इस उम्र में विकी की देखभाल कैसे कर पाए? मेरे बाबा मुझे लेने क्यों नहीं आए? अब से मैं ही तुझे लेने आऊंगी और मैं ही छोड़ने आऊंगी। अब से तू मेरे साथ रहेगा, अजीत मौसा के साथ, जानवी ताई के साथ। बाबा के साथ क्यों नहीं? मेरे बाबा कहाँ है मौसी? कविता, अब विकी बेबी यहाँ पर आ गया है, अब तो आई को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। क्या बताऊं अजीत, कैसे बताऊं? अरे यही बताना पड़ेगा कि ज्योति अब इस दुनिया में नहीं है। अजीत, अरे बता दो आई को कि संजय ने ही ज्योति का कत्ल किया है। अब तो विकी भी यहाँ पर है, हमारी जिम्मेदारी जो है सो है। कविता, जिंदगी में कई मकाम ऐसे आते हैं जब मुश्किलें असहनीय हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उनका सामना करना पड़ता है। मुश्किलों को मात देना इंसानी साहस का दूसरा नाम है, लेकिन हालात के बोझ तले दबकर नाराज होना, मायूस होना, कुंठित होना, ये मानवीय स्वभाव का दस्तूर है। कई बार हम में बोझ सहने की शक्ति भी खत्म हो जाती है, लेकिन इन विकट परिस्थितियों में अपनी चेतना, अपने ज़मीर दोनों को संभालना बेहद जरूरी होता है। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने करीबी लोगों के हित के लिए भी। हत्या का बोझ ना कभी सर से उतरता है और ना कभी दिल से। हत्या आपकी हर खुशी की हत्या कर देती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।